Hello students, welcome you to V2 classes. Today we are going to continue our chapter that is electoral politics. Electoral politics में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है ना। इलेक्शन के 6 स्टेप्स होते हैं। जो इलेक्शन है वो टोटल 6 स्टेप्स में होता है। तो पहला क्या है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है वो स्मॉल पार्ट्स, यानी कि पूरा जो कंट्री है ना, कंट्री स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पूरी कंट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? स्मॉल पार्ट से। लाइक ये पूरी कंट्री है एंड ये पूरी कंट्री 543 पार्ट में डिवाइड करी जाएगी। किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे। ओके है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, हर पार्ट से हर पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा। सॉरी, हर पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा। फिर क्या होगा, ये 4 में से कोई एक जीतेगा, है ना। और ऐसे करके सारे एरिया से कोई ना कोई एक जीतेगा। फिर अगर हम देखें 543 में से जैसे कि 250 ए ने जीती, 200 सी, 13 बी और 80 डी, है ना। तो क्या हो रहा है, हमें क्लियरली दिख रही मेजोरिटी किसकी बन रही है? ए पार्टी की, है ना। तो इस तरीके से हम चूज करते हैं कि कौन जीता है। तो आपको ओवरव्यू मतलब थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ गया हो कि एक्चुअली में क्या होता है ना। वो पूरा इंडिया डिवाइड होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 लोग या मतलब 5 जितनी पार्टियों को खड़े होते हैं। और जो जितना मतलब पूरा अगर कैलकुलेट करें, पूरे एरिया से कैलकुलेट करें, तो जिसकी मेजोरिटी बनती है पार्टी में, मतलब जिस पार्टी की मेजोरिटी बनती है वही जीत जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, पूरा का पूरा इंडिया ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है? स्मॉल एरिया। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है? स्मॉल एरिया। एंड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि इलेक्शन के लिए हमने क्या कर लिया, इंडिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व का मतलब क्या है कि कुछ लोगों के लिए क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज सीट जो होती है ना वो ये जो एरिया होता है ना, एरिया में से सिर्फ वो ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही खड़े हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग हैं जिन पे सपोर्ट की बहुत कमी है, एंड बहुत ज्यादा कमी होने से वो अपना काम नहीं कर पाते ढंग से, और उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो पावर में नहीं आ पाते। पावर में नहीं आएंगे तो अपनी आवाज कैसे, मतलब उनकी प्रॉब्लम कैसे वो बताएंगे? फिर तो वो सफर ही करते रहेंगे, एंड लोग भी उनको डोमिनेट करते रहेंगे। तो इसलिए क्या है, SC एंड ST के लिए सीट्स बचा के रखें। 84 जो सीट्स है, मतलब सीट नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे 84 एरिया में सिर्फ और सिर्फ SC लड़ेगा, है ना। एंड 47 एरिया में सिर्फ ST लड़ेंगे, है ना। तो समझ में आया ये, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में समझ में आया। 84 SC के लिए है और 47 ST के लिए है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है कि किसी वीकर सेक्शन या किसी एरिया को रिजर्व करना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। वोटर लिस्ट का मतलब क्या होता है? वोटर लिस्ट का मतलब होता है कि एक लिस्ट बनाना। क्या बनाना? एक लिस्ट बनाना जिसमें हम क्या करेंगे, वोटर्स के नाम रखेंगे, है ना। अब ये जो लिस्ट होती है ना, ये हर साल रिन्यू होती है, हर 5 साल में रिन्यू होती है, क्योंकि बहुत से लोग की डेथ हो जाती है, फिर बहुत से लोग नए आ जाते हैं, 18 साल के बन जाएंगे, तो वो नए वोटर्स बन जाएंगे। तो ये लिस्ट जो होती है ना, ये रिन्यू होती है, एंड ये लिस्ट हर वोटर के घर में भेजी जाती है ना, ताकि उनको और फिर ये लिस्ट मतलब उनको बताती है कि हाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम है एंड दे कैन गो फॉर वोटिंग। तो वोटर लिस्ट का मतलब समझ में आया, है ना। और इसलिए जो लिस्ट जो सब इंसानों को दी जाती है ना, इसे हम बोलते हैं वोटर लिस्ट, है ना। इलेक्टोरल रोल बोल दो, या फिर इलेक्टोरल रोल। ऑफिशियल नेम इसका क्या है? इलेक्टोरल रोल। एंड कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट। समझ में आया। तो ये क्यों वोटर लिस्ट क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है ताकि इंश्योर कर पाए कंट्री के हर इंसान के पास वोटिंग राइट है, एंड सब लोग वोट कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ वोटर लिस्ट का। एंड वोटिंग कौन कर सकता है? सिर्फ
जो 18 इयर्स के अबव है। हर इंसान का मतलब ये नहीं है कि हर मतलब बच्चे भी कर लें, बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 18 इयर्स के अबव होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वोटर लिस्ट में भी बताया गया है कि वोटर लिस्ट में कुछ लोग होते हैं जिनके वोटिंग राइट छीन ले जाते हैं, बट कोई बहुत रेयर केसेस में, है ना, बहुत रेयर केसेस में, जैसे वो क्रिमिनल हो या फिर अनसाउंड माइंड हो, थोड़े पागल करार कर दिया उनको, है ना, तो उस टाइम पे उनके वोटिंग राइट को छीन लिया जाएगा। बट उसके अलावा किसी इंडियन या किसी सिटीजन से हम वोटिंग राइट नहीं छीन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब क्या होता है कि कैंडिडेट को नॉमिनेट करना। कैंडिडेट को क्या करना, नॉमिनेट करना। नॉमिनेट जैसे कि कैंडिडेट को नॉमिनेट करना, जैसे कि अपन बोले कि हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट रखती है ना, हर पार्टी अपने कैंडिडेट रखती है, और क्या बोल मतलब कैंडिडेट्स क्या करती है, अपनी अपनी पार्टी से कोई ना कोई को नॉमिनेट करते हैं। तो नॉमिनेट करते हैं तो उस टाइम पे अपन क्या बोलते हैं, उसको टिकट मिल गया, है ना। अगर पार्टी किसी को नॉमिनेट कर रही है तो उसको क्या मिल जाता है, टिकट मिल जाता है। तो अब किसी इंसान को नॉमिनेट कर दिया, किसी इंसान ने बोला कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसको 3 स्टेप्स करनी पड़ती है। पहले तो फॉर्म भरना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, पैसे करने पड़ते हैं, और कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, फॉर्म भरना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, एंड डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्रिमिनल केसेस, और अबाउट हाउ व्हाट आर देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन कितनी है ना, इन सब के रिगार्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्शन कैंपेन, है ना। अब देखो नॉमिनेशन तक क्लियर होगा। नॉमिनेशन में क्या हुआ है, इलेक्शन मतलब जो इंसान को इलेक्शन में लड़ना है वो उसने अपना एक फॉर्म भर दिया है, एंड उसने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मेरे पास इतनी पूंजी, इतनी असेट है, इतनी लाइबिलिटी है, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, या फिर मैं क्रिमिनल हूँ तो ऐसा केस मेरे पे पेंडिंग है, और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है ना। तो ये सब होने के बाद क्या होता है, अब स्टार्ट हो जाता है कैंपेन। देखो कैंपेन नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जब हम हर इंसान को राइट दे रहे हैं टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, सो रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी गिवन राइट टू शोकेस देयर कैलिबर और शोकेस देयर कैपेबिलिटी उसको दिखाने के लिए भी उनको क्या पता, उनको एक राइट मिलना चाहिए। तो वो अपनी काबिलियत कैसे दिखाते हैं, कैंपेन के थ्रू। कैंपेन करके वो क्या करते हैं ना, वो मतलब प्रचार करते हैं और बहुत मतलब पॉलिसीज लाते हैं, लाइक गरीबी हटाओ एंड सेव डेमोक्रेसी, बहुत तरीके से क्या करते हैं, बहुत तरीके की पॉलिसीज लाते हैं ताकि उनको वोट्स मिल जाए। एंड ये कैंपेन कब तक चलता है, 2 वीक तक, है ना। इट वर्क्स अराउंड 2 वीक, है ना। ये जो इलेक्शन कैंपेन है वो कितने टाइम तक चलता है, 2 वीक तक चलता है। तो अब इसमें कुछ लॉज का ध्यान रखना है ना, कुछ लॉज को ध्यान में रखना है, एंड प्लस कुछ पॉलिसीज को ध्यान, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया जाता है इनके लिए, एंड बहुत सारी लॉज भी है। अब देखो लॉज क्या है इनके लिए, पहला लॉ है कि ये लोग ब्राइब नहीं कर सकते हैं। ब्राइब का मतलब क्या होता है, ये लोग क्या नहीं कर सकते, ये लोग ब्राइब नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये लोग वोट को खरीद नहीं सकते हैं, पैसे में ये पैसे नहीं देंगे वोटर्स को ताकि वोटर्स इनको वोट करें, है ना। तो ब्राइब नहीं कर सकते हो आप, है ना, किसी को मतलब अपने अकॉर्डिंग आप मतलब उनको जो विश है ना वो वोट करें, है ना। उनको जिस पार्टी को जिताना है वो उस पार्टी को जिताएं, बट आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिलीजन के नाम पे वोट अपील नहीं कर सकते हो, है ना। आप गवर्नमेंट का रिसोर्स यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्लस आप 25 लाख से ज्यादा स्पेंड नहीं करोगे, कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे, एंड 10 लाख से ज्यादा स्पेंड नहीं करोगे स्टेट लेवल पे, ठीक है। 25 लाख से ज्यादा किसमें नहीं करोगे, सेंट्रल लेवल पे, और 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे स्टेट लेवल, मतलब 25 लाख से सेंट्रल लेवल पे और 10 लाख से ज्यादा स्टेट लेवल पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो।
तो ये कुछ प्रोहिबिशन है ना, ये मतलब कि आपको रिस्ट्रिक्शन देके रखा है कि आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो। इसी साथ साथ कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी लाए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि आप जैसे इलेक्शन होंगे वैसे आप कोई काम नहीं स्टार्ट करोगे, आप कोई फाउंडेशन ले नहीं करोगे, है ना। जैसे आपका इलेक्शन नजदीक, मतलब नजदीक नहीं, जिस टाइम पे इलेक्शन डिक्लेयर हुए होंगे उस टाइम पे आप कुछ काम नहीं करोगे। आप गवर्नमेंट की व्हीकल्स का यूज नहीं करोगे, है ना, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज नहीं करोगे। एंड आप मंदिरों में जाके इलेक्शन का कैंपेन नहीं स्टार्ट करोगे, या फिर इलेक्शन के लिए आप अपने वोट्स नहीं मांगोगे। कहाँ पे? मंदिरों में जाके। तो समझ में आया क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी है, कुछ लॉज भी है जो प्रोहिबिट करती है पॉलिटिकल पार्टीज को एक करप्ट बनने में, है ना। फिर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग मतलब क्या होता है? वोट्स का डालना, एंड काउंटिंग का मतलब होता है कि कितने वोट्स आए, है ना। तो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स का मतलब समझ में आया होगा। अब पोलिंग क्या होता है ना, पोलिंग मतलब होता है वोट्स को डालना। अब देखो अब क्या कर रहा है ना, वोटर लिस्ट को एक आइडेंटिटी दी है ना, जिसके थ्रू वो उस आइडेंटिटी का यूज करके एक बार वोट डाल सकते हैं, है ना। एंड इस आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं? इस आइडेंटिटी को हमको वोटर आईडी बोलते हैं, और एक और वर्ड है उसके लिए, है ना। तो देखो पोलिंग एंड काउंटिंग में क्या है, पोलिंग एंड काउंटिंग में जो वोटर्स होते हैं ना, वोटर्स क्या करते हैं, वोटर्स अपनी आइडेंटिटी, मतलब वोटर्स के पास एक आइडेंटिटी होती है, यानी वोटर आईडी है ना, वोटर आईडी होती है उनके पास। वो वोटर आईडी प्रूफ करती है कि हाँ वो वोट करने के लायक है। एंड उसके अलावा भी वो और कुछ आइडेंटिटी भी ला सकते हैं, लाइक राशन कार्ड ला सकते हैं वो, है ना। और पोलिंग तो फिर वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और वहां पे जाके वोट डालेंगे। अब वहां पे जो मतलब वो कहाँ, पोलिंग बूथ अपने नियर बाय लोकल स्कूल जा सकते हैं, पोलिंग बूथ जा सकते हैं। वहां पे हर पार्टी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। क्यों आता है? ताकि वो इंश्योर कर पाए कि जो इलेक्शन है वो फेयर मैनर में हुए जा रहे हैं, है ना। देखो अगर हर पार्टी के आएंगे तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के फेवर में हो रहा हो, या फिर कोई पार्टी ब्राइब करे, क्योंकि सारे पार्टी के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। समझ में आया? तो हर पार्टी के लोगों को वहाँ पे खड़े होना रहता है, और वोटर अंदर आता है, वोटर अपना वोट डालता है और फिर वो चला जाता है ना। तो इस तरीके से क्या होती है, पोलिंग होती है। अब पोलिंग पहले ना बैलेट पेपर से होती थी, यानी कि एक पेपर होता था, ठीक है, जिस पेपर में सारे क्या बोलते हैं पार्टीज के नाम, कैंडिडेट के नाम लिखे होते थे, और उनको क्या करना होता था, उनको स्टैंप लगाना होता था, उसको एनवेलप में क्लोज करके एक बॉक्स में डालना होता था, है ना। इसको हम क्या इस सिस्टम को हम पहला सिस्टम जो था वो क्या था, बैलेट पेपर। अब जो आई है वो आई है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने वोटिंग को क्या कर दिया, इलेक्ट्रोनल कर दिया। कैसे? देखो क्या करते हैं ना, एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे उनको क्या करना है, सिर्फ फिंगर प्रेस करनी है, फिंगर प्रेस करनी है उस पार्टी के ऊपर जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो तो फिर जैसे वो प्रेस करेंगे वैसे उनका वोट ऐड हो जाएगा। समझ में? तो ये तरीके अपनाते हैं अभी के टाइम पे। अब क्या होता है, उन ईवीएम को जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं वैसे उन ईवीएम यानी कि उन मशीन्स को सील कर देते हैं एंड शिफ्ट कर देते हैं ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे कोई भी ना आए। फिर जब इलेक्शन का डे आता है, मतलब जब रिजल्ट का डे आता है, तो उस टाइम पे उन ईवीएम्स को खोला जाता है एंड उससे सारे जो वोट्स होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं एंड जो रिजल्ट होता है वो इंस्टेंटली डिक्लेयर करा जाता है। और रिजल्ट हमें आराम से हमारे जो टेलीविजन शो होते हैं या टेलीविजन में जो न्यूज़ शो होते हैं या फिर न्यूज़पेपर और रेडियो, इन सब पे हमें इलेक्शन के बारे में खबर हो जाती है कि कौन जीता है कौन हारा है ना। तो इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वो भी कैसे काउंट होती है, वो ईवीएम मशीन के थ्रू काउंट होती है। तो आई होप आपको ये पूरी इलेक्शन प्रोसीजर समझ में आई होगी। एंड मैंने अभी इलेक्शन को कवर करवा दिया, इलेक्शन क्या, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हाउ इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक एंड व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, प्लस मैंने आपको इलेक्शन की पूरा प्रोसीड्योर भी समझा दिया।
आई होप आपको समझ में आया होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड कीप स्टडी.